हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सचिन स्मार्ट एकेडमी। चलिए फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय ने जो बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24 करवाया है। आज पेपर है फ्रेंड्स, आखिरी पेपर है पेडागॉजी ऑफ लैंग्वेज। आज हम पहले क्या सॉल्व करेंगे? पेडागॉजी ऑफ लैंग्वेज, जिसमें पेडागॉजी ऑफ हिंदी का सॉल्व करेंगे। ये डी सीरीज है जिससे आप अपने सभी लोग मिला लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, देरी ना करते हुए करेंगे आज की वीडियो को स्टार्ट। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए फ्रेंड्स, करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, पाठ योजना का कौन सा उपागम प्रणाली उपागम यानी सिस्टम अप्रोच के उपयोग पर आधारित है? तो पहला है हर्बट उपागम, ब्लूम उपागम, या RCEM उपागम, या ग्लोबिदियन उपागम। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? हर्बट उपागम सही हो जाएगा। दूसरा देखेंगे, दूसरा है पाठ योजना के निर्माण से संबंधित ब्लूम के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला है, यह व्यवहार परिवर्तन के मूल्यांकन पर आधार बल देता है। दूसरा है, यह उपागम मनोवैज्ञानिक नियमों और शिक्षण अधिगम सिद्धांतों पर आधारित है। तीसरा है, इस उपागम में शैक्षिक उद्देश्यों, अधिगम अनुभव और व्यवहार परिवर्तन में निकट संबंध होता है। चौथा है, इस उपागम में शिक्षण उद्देश्यों का लेखन मानसिक योग्यताओं के आधार पर होता है। तो इसका यही गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका डी सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, अगला हमारा, निम्नलिखित में से कौन सामान्यतः कौन सी इकाई योजना में शामिल नहीं है? तो फ्रेंड्स, इकाई योजना में कौन सा कितने शामिल होते हैं? तत्व, 4 तत्व शामिल होते हैं, जिसमें सीखने के उद्देश्य, मूल्यांकन रणनीतियाँ, सीखने के संसाधन। ठीक है, उसमें दैनिक कक्षा की दिनचर्या नहीं होती है। अगला हम देखेंगे, चौथा क्वेश्चन हमारा है, सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य है। पहला है, कम समय में पूर्ण पाठ को पढ़ाना। दूसरा है, पारंपरिक शिक्षण विधियों को प्रतिस्थापित करना। तीसरा है, विशिष्ट शिक्षण कौशल का अभ्यास। चौथा है, छात्रों के छोटू समूह को पढ़ाना। तो इसका क्या सही हो जाएगा? शिक्षण उद्देश्य का, सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? एक समय में किसी एक विशिष्ट कौशल का अभ्यास। तो इसका सी सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, संचलन, हाव भाव, मौन विराम, अंतःक्रिया शैली परिवर्तन किस शिक्षण कौशल के घटक हैं? तो उद्दीपन परिवर्तन कौशल, व्याख्या कौशल, प्रश्न कौशल, या प्रस्तावना कौशल। तो इसका क्या सही हो जाएगा? उद्दीपन परिवर्तन कौशल। ठीक है, अगला हम देखेंगे, गद्य शिक्षण के कठिन शब्दों के निवारण हेतु कौन सी युक्ति उपयुक्त है? तो वस्तु दिखाकर, वाक्य प्रयोग द्वारा, क्रियाओं द्वारा, उपयुक्त सभी। तो हम किसी कठिन शब्दों का पढ़ाएंगे तो हम क्या करेंगे? इन सभी का सहारा लेंगे। ठीक है, अगला हम देख लेंगे, 7वां क्वेश्चन हमारा है, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण के लिए कौन सी विधि उपयुक्त नहीं है? पहला है, गीत विधि, बिल्कुल उपयुक्त है। अभिनय विधि, ये भी उपयुक्त है। अर्थबोध विधि, ये भी, लेकिन तुलना विधि ये उपयुक्त नहीं है। ठीक है, अगला हम देखेंगे, कहानियाँ बच्चों के भाषा विकास में किस प्रकार सहायक होती हैं? तो पहला है, ये समय का सदुपयोग करना सिखाती हैं। दूसरा है, कल्पना शक्ति, चिंतन शक्ति एवं सृजनशीलता बढ़ाती हैं। तीसरा है, पाठ्यपुस्तकों का महत्वपूर्ण अंग होती हैं। चौथा, ये केवल नियम सिखाती हैं। तो इसका क्या सही हो जाएगा? ये कल्पना शक्ति, चिंतन शक्ति और सृजनात्मकता बढ़ाती हैं। ठीक है, अगला हम देख लेंगे, जहाँ विद्यार्थी विभिन्न प्रकार के अभ्यास द्वारा भाषा सीखते हैं वह है। तो वह क्या है? कार्यशाला है, ऑडियो रिकॉर्डिंग है, उच्चारण अभ्यास है, या भाषा प्रयोगशाला है। तो जहाँ विद्यार्थी विभिन्न प्रकार का अभ्यास करते हैं भाषा के माध्यम से, तो वहाँ वो क्या होता है? भाषा प्रयोगशाला होती है। ठीक है, अगला हम देखेंगे, हिंदी शिक्षण के लिए दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग किया जाता है। तो पाठ को रोचक बनाने में, अर्जित ज्ञान के स्थायित्व के लिए, छात्रों का ध्यान पाठ की ओर केंद्रित करने के लिए, या उपयुक्त सभी के लिए। तो इसका क्या सही हो जाएगा? उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन, अगला, निश्चित, स्पष्ट और संक्षिप्त प्रश्न होते हैं। तो कैसे होते हैं? निबंधात्मक, लघु उत्तरीय, वस्तुनिष्ठ, या मौखिक। तो वो कौन से होते हैं? निश्चित, स्पष्ट और संक्षिप्त। तो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। अगला हम देखेंगे, मापन और मूल्यांकन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला है, मापन अंकात्मक होता है, मूल्यांकन गुणात्मक होता है। ये बिल्कुल सही दिया है। मापन साध्य है, मूल्यांकन साधन है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मूल्यांकन साध्य और मापन साधन है। ठीक है, मापन का क्षेत्र संकुचित होता है, मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक होता है। ये भी सही है। मापन द्वारा सार्थक भविष्यवाणी संभव नहीं है, मूल्यांकन द्वारा सार्थक भविष्यवाणी संभव है। तो ये भी सही है। तो इसका हमारा बी सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे,
हमारा 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा योगात्मक मूल्यांकन का उदाहरण है? पहला है साप्ताहिक परीक्षा, मासिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा, समूह परियोजना मूल्यांकन। तो फ्रेंड्स, योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है? जो वर्षों के बाद में किया जाता है। तो कौन सा होगा? वार्षिक परीक्षा। ठीक है, अगला हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्नों का प्रकार नहीं है? तो बहुविकल्पीय प्रश्न ये भी होता है, सत्य असत्य प्रश्न, वाक्य पूर्ति प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न ये नहीं होते हैं। अगला हम देखेंगे, मानदंड संदर्भित मूल्यांकन में छात्र के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है। तो पहला है पूर्व निर्धारित मानकों अथवा मानदंडों के आधार पर, दूसरा है अन्य छात्रों के प्रदर्शन से तुलना करने के आधार पर, ये तो गलत हो ही गया, छात्रों के कठिनाई स्तर के आधार पर, छात्रों के व्यक्तिगत निर्णय के आधार पर। तो इसका हमारा क्या सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, किसी छात्र की समस्या समाधान कौशल के आकलन की सबसे उपयुक्त मूल्यांकन तकनीकी है? तो समस्या समाधान की है तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न या समूह परिचर्चा। तो फ्रेंड्स, सबसे अच्छी समस्या समाधान विधि की कौन सी है? समूह चर्चा है। ठीक है, समूह परिचर्चा। अगला है, शिक्षा में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो प्राथमिक लक्ष्य पूछा है शिक्षक के कार्यभार को कम करना, ये गलत है। लिखित परीक्षाओं की संख्या बढ़ाना, ये भी गलत है। छात्रों के सीखने का समग्र मूल्यांकन करना, मूल्यांकन व्यवस्था को समाप्त करना। तो हमारा इसका क्या सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, छात्रों के सीखने का समग्र मूल्यांकन करना। अगला हमारा, शिक्षा में नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य, नैदानिक परीक्षण यानी कि निदानात्मक परीक्षण, छात्रों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों को पहचानना, छात्रवृत्ति के लिए पात्रता निर्धारित करना, विद्यार्थी छात्रों को उनकी साथियों से तुलना हो वहाँ काट देंगे। ठीक है, छात्रों को रैंकिंग प्रदान करना, ये भी नहीं होगा। छात्रों के लिए पात्रता निर्धारित करना, ये भी नहीं होगा। तो इसका क्या सही हो जाएगा? छात्रों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों को पहचानना। ठीक है, अगला हम देखेंगे, हमारा 19वां क्वेश्चन है, त्रिभाषा सूत्र में आध्यात्मिक स्तर पर किस भाषा के शिक्षण को प्राथमिकता दी गई है? तो किसे दी गई है? प्रादेशिक भाषा, मातृभाषा, अंग्रेजी भाषा या इनमें से कोई नहीं। तो मातृभाषा इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, अगला हम देखेंगे, बालक पुस्तकालय में जाकर अपनी पसंद की पुस्तकें पढ़ने की आदत डाल सकेगा, यह व्यवहार परिवर्तन किस उद्देश्य से है? तो ज्ञान परक, अर्थ ग्रहण, अभिरुचि परक या अभिवृत्ति परक। तो इसमें क्या हो जाएगा? अभिरुचि परक हो जाएगा, अपनी रुचि से। ठीक है, अगला हम देखेंगे, अगला हमारा प्रथम कक्षा में हिंदी शिक्षण विषय का प्रारंभिक शिक्षण कैसे किया जाता है? तो बड़ पठन द्वारा, शिक्षक शब्द पठन द्वारा, वाक्य पठन द्वारा या चित्र पठन द्वारा। तो प्राथमिक स्तर पर है ना, तो क्या कैसे होगा? चित्र पठन द्वारा। ठीक है, अगला देखेंगे, अगला हमारा भाषा के विकास के क्रम में बालक को वाचन के बाद सिखाना चाहिए। तो पठन करना, लिपिबद्ध करना, चित्र, दृश्य या सुनने की क्रिया। तो भाषा के कितने कौशल होते हैं? 4। सबसे पहला कौन सा है? पढ़ना, दूसरा लिखना, तीसरा बोलना और चौथा पहला कौन सा है? पढ़ना, दूसरा सुनना, तीसरा है बोलना, चौथा है पढ़ना। तो क्या बोल रहा है? बोलने के बाद कौन सा हम करेंगे? पढ़ना करेंगे, पठन करना। ठीक है, अगला देख लेंगे, अगला हमारा, निम्नलिखित में से 360 मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यह शिक्षक की मूल्यांकन प्रक्रिया को सरल बनाता है, दूसरा है यह छात्रों के प्रदर्शन का सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण समझ प्रदान करता है, यह माता पिताओं और साथियों की भागीदारी को बढ़ाता है, यह शिक्षक की प्रभावशीलता की समग्र मूल्यांकन करता है। तो 300 जब से 360 मूल्यांकन आया, ये किस में आया? NEP 2020 में आया है। ठीक है, इस मतलब इसमें क्या है? यह शिक्षकों के मूल्यांकन प्रक्रिया को सरल बनाता है। ये गलत है, क्योंकि ये जब से ये आया तब से मूल्यांकन प्रक्रिया को कठिन बना दिया गया है। अगला हम देखेंगे, मौखिक भाव प्रदर्शन का उद्देश्य नहीं है। तो मौखिक भाव मतलब बोलकर भाव का आदान प्रदान करना, ये सही है। आत्म अभिव्यक्ति, ये भी सही है। व्यक्ति का व्यक्तित्व, ये भी। लिखित रचना का विकास, ये गलत है। अगला हम देखेंगे, पाठ्यक्रम कलाकार शिक्षक के हाथों में एक साधन है जिसमें वह अपने पदार्थ यानी विद्यार्थी को अपने आदर्श यानी उद्देश्य के अनुसार अपने कलागृह यानी विद्यालय में चित्रित कर सकेगा। यह परिभाषा किसने दी है? तो जॉन डीवी, किलपैट्रिक, कनिंगम या वाल्टर सी। तो फ्रेंड्स, ये हमने कल अपने सेशन में भी किया था, इसका क्या था? कनिंगम था। ठीक है, अगला हम देखेंगे, पाठ्यपुस्तक चयन में छात्र ध्यान रखा जाता है पाठ्यपुस्तक की भाषा शैली,
पुस्तक की छपाई, चित्र के आकार, बस विषय वस्तु में मनोवैज्ञानिक, तार्किक सिद्धांत या उपरोक्त सभी। तो ये भी हमने कल सेशन में किया था, तो इसका उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, अगला हमारा करिकुलम की रचना में ध्यान रखा जाता है तो शिक्षक का, छात्र का, शिक्षक एवं छात्र दोनों का या विद्यालय का। तो हम इसमें क्या करेंगे, दोनों का ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला हम देखेंगे, प्राथमिक स्तर पर सस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो शब्द भंडार में वृद्धि, शुद्ध उच्चारण की क्षमता का विकास, मौखिक अभिव्यक्ति का विकास या पठन गति का विकास। तो सस्वर वचन प्राथमिक स्तर पर किसके लिए होता है, शुद्ध उच्चारण की क्षमता का विकास, बच्चे को बार बार करवाएंगे, ठीक है, सस्वर वचन। अगला है, बालक चित्र के नीचे लिखे हुए शब्दों को जोर से पढ़ता है, यह क्रिया किस पठन के अंतर्गत आती है। तो शब्द पठन, मौन पठन, वर्ड पठन या शाब्दिक पठन। तो ये किस में आ जाएगा, शाब्दिक पठन में आ जाएगा, ठीक है। अगला हम देख लेंगे, मातृभाषा शिक्षण में मौखिक अभिव्यक्ति हेतु किस पद्धति को अपनाया गया है। तो स्वाध्याय पद्धति, प्रोजेक्ट पद्धति, डाल्टन पद्धति या खेल पद्धति। तो मौखिक अभिव्यक्ति के लिए कौन सी प्रयुक्त होती है, खेल पद्धति शुरू होती है, ठीक है। अगला हम देखेंगे, विचारों का संप्रेषण किया जाता है। तो विचारों का संप्रेषण कैसे किया जाता है, सुनकर, पढ़कर, लिखकर या बोलकर। तो अब सबसे अच्छा क्या है, बोलकर, ठीक है। अगला हम देखेंगे, गृह कार्य के मुख्य उद्देश्य हैं, बालक को घर में व्यस्त रखना, पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना। तो यही सही हो जाएगा, ठीक है। अगला हम देख लेंगे, कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो पठनबोध, सरलार्थबोध, भावबोध या शब्दार्थबोध। तो कविता पठन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, भावबोध, ठीक है। अगला हम देखेंगे, 34 हमारा शुद्ध उच्चारण का अभ्यास कराने हेतु अधिक उपयोगी है। तो टीवी, टेप रिकॉर्डर, रेडियो या लिंगाफोन। तो इसका क्या सही हो जाएगा, टेप रिकॉर्डर सही हो जाएगा, जिसमें एक बच्चे की भाषा को रिकॉर्ड करेंगे, फिर बच्चों को सुनाएंगे, फिर नहीं आई तो फिर से रिकॉर्ड करेंगे, फिर सुनाएंगे, ठीक है। ये सबसे उपयोगी होता है। अगला देखेंगे, भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग मुख्य प्रयोजन है। बालक के कार्य को सरल बनाना, बालक की विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील करना, बालक को नवीन उपकरणों का ज्ञान कराना, बालक को कक्षा में बैठाए रखना। तो इसका क्या सही हो जाएगा, बालक की विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना, ठीक है। अगला देख लेंगे, अगला हमारा संवाद पाठ के शिक्षण में बालक के लिए सबसे अधिक अधोतन सामग्री है। तो क्या है, मौखिक उदाहरण, श्यामपट्ट, प्रतिरूप चित्रण या टेप रिकॉर्डर। सो संवाद पाठ में है, ठीक है। संवाद पाठ में शिक्षण के लिए बालक को सबसे अधिक उपयोगी क्या होगा, प्रतिरूप चित्रण, ठीक है। अगला हम देखेंगे, हिंदी भाषा में मूल्यांकन का प्रयोजन है भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना, लिपि का सही ज्ञान होना, विषय ज्ञान की जांच करना या अगली कक्षा में प्रोन्नत करना। तो क्या हो जाएगा, लिपि का ज्ञान करना, ठीक है। अगला हम देखेंगे, विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों से होती है। तो जिसमें बच्चे अपनी विचारों की अभिव्यक्ति देख सकते हैं, वस्तुनिष्ठ, निबंधात्मक, लघु उत्तरीय या अति लघु उत्तरीय। तो किस में देते हैं, निबंधात्मक प्रश्न में देते हैं, ठीक है। अगला हम देखेंगे, मूल्यांकन प्रविधि है अध्यापक का स्वयं का आत्मनिरीक्षण, परीक्षा की सहायक सामग्री, छात्र की परीक्षा, उपरोक्त सभी। तो इसका हमारा उपरोक्त सभी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला हम देखेंगे, अगला हमारा उपचारात्मक शिक्षण हेतु प्रयुक्त किए जाते हैं। तो मानदंड परीक्षण, उद्देश्य आधारित परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण या मानक परीक्षण। तो इसका निदानात्मक परीक्षण सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, गद्य शिक्षण की सबसे प्रभावी विधि है। तो व्याख्या विधि, प्रदर्शन विधि, स्पष्टीकरण विधि या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गद्य शिक्षण की सबसे अच्छी विधि कौन सी होती है। तो हमारा समझ में स्पष्टीकरण विधि या व्याख्यान विधि, इन दोनों में एक सही होगा। तो हम जाएंगे स्पष्ट व्याख्या विधि पर, ठीक है। अगला हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मातृभाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो मातृभाषा शिक्षण का उद्देश्य कौन सा नहीं है, ज्ञानात्मक, रचनात्मक उद्देश्य, कौशलात्मक उद्देश्य या भावनात्मक उद्देश्य। तो इसका कौशलात्मक उद्देश्य सही नहीं हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, मातृभाषा मनुष्य के हृदय की धड़कन की भाषा है, यह कथन किसका है। तो रायबर्न, महात्मा गांधी, कॉलरिज या सिम्पसन। तो मातृभाषा मनुष्य के हृदय की धड़कन की भाषा, ये कॉलरिज महोदय ने कहा था। अगला देखेंगे, द्रुत पठन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो वाचन में सुधार, लेखन में सुधार, पठन में सुधार या उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, द्रुत पाठ शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, पठन में सुधार, ठीक है। बच्चा अपने से पढ़ पाए, तो पठन में सुधार होता है। हिंदी शिक्षण में गीत एवं नाट्य प्रणाली किस स्तर पर उपयोगी है। तो प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, उच्च माध्यमिक स्तर पर या उच्च प्राथमिक स्तर पर।
तो हिंदी शिक्षण में गीत एवं नाट्य प्रणाली किस में स्थित होगी? तो उच्च प्राथमिक स्तर पर सबसे उपयोगी होगी। ठीक है, अगला हम देख लेंगे। अगला हमारा हिंदी शिक्षण में शिक्षक द्वारा किया गया वाचन कहलाता है। तो आदर्श वाचन, सस्वर वाचन, अनुकरण वाचन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हिंदी शिक्षण में कौन सा वाचन है जो शिक्षक द्वारा किया जाता है? तो वो आदर्श वाचन होता है। ठीक है, अगला हम देख लेंगे। ज्ञानात्मक उद्देश्यों के मूल्यांकन हेतु किस प्रकार के परीक्षण पद उपयोगी होते हैं? तो आत्मनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ए बी दोनों सही हो जाएगा। अगला देख लेंगे। रसानुभूति किस विधा की शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है? तो गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण, कहानी शिक्षण का या उपरोक्त सभी का? तो रसानुभूति किसका है? पद्य शिक्षण का होता है। अगला देखेंगे। शिक्षण के उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया? तो CS ब्लूम, BS ब्लूम या ES ब्लूम, इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षण के उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया था? BS ब्लूम ने किया था। इसका बी सही हो जाएगा। अगला है देखो और लिखो शिक्षण विधि किस विधा में प्रयुक्त होती है? तो कहानी शिक्षण में, कहानी रचना में, नाटक रचना में, निबंध रचना में, उपरोक्त सभी में। तो देखो और लिखो ये नाटक रचना में प्रयुक्त होती है। ठीक है, अगला देखेंगे। हिंदी शिक्षण में वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो 1, 2, 3, 4। तो हिंदी शिक्षण में वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला सरल वाक्य, फिर संयुक्त वाक्य, फिर मिश्रित वाक्य। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। अगला देखेंगे। हमारा 52वां क्वेश्चन है। 8वीं कक्षा के बच्चों के भाषा के आकलन के लिए सबसे कम उपयोगी महत्वपूर्ण मानते हैं? तो किसी कहानी को नाटक के रूप में परिवर्तित करना, ये सही है। साहित्यिक समारोह का आयोजन करना, लिखित परीक्षा का आयोजन करना, किसी विषय पर अपने विचार प्रकट करना। तो हमारा इसमें सबसे कम होगा लिखित परीक्षा का आयोजन करना। अगला हमारा हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच की जाती है। तो निबंधात्मक प्रश्नों से, बुद्धि परीक्षण से, प्रोजेक्ट परीक्षण से, उपलब्धि परीक्षण से। तो उपलब्धि की जांच किससे की जाती है? उपलब्धि परीक्षण से की जाती है। अगला देखेंगे। शिक्षक द्वारा श्यामपट्ट पर लिखना किस शिक्षण उपागम के अंतर्गत आता है? तो उपयोग, प्रस्तुतिकरण, तुलना या तैयारी। तो इसमें प्रस्तुतिकरण हमारा सही हो जाएगा। अगला देखेंगे। कविता पाठ कराना किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो शिक्षण सूत्रों के अंतर्गत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, बाल केंद्रितता का सिद्धांत या उपरोक्त सभी। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कविता पाठ कराना ये किसके अंतर्गत आता है? क्रियाशीलता के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। शिक्षण सूत्र के माध्यम से भाषा शिक्षण होता है प्रभावी, कठिन, सरल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शिक्षण सूत्र के माध्यम से भाषा शिक्षण क्या होता है? प्रभावी होता है। अगला देखेंगे। आँख, कान, हाथ का प्रयोग किस शिक्षण विधि के लिए उपयोगी आवश्यक है? तो जैक्टोक विधि, मॉन्टेसरी विधि, स्वतंत्र अनुकरण विधि, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या सही हो जाएगा? मॉन्टेसरी विधि सही हो जाएगा। अगला देख लेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है। सर्वप्रथम सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा पर चिंतन किसने किया? तो एलन, BK पासी, कीथ एचिसन या DD तिवारी। तो इसका एलन सही हो जाएगा। अगला देख लेंगे। भाषा ध्वनियों द्वारा मानव के भाव की अभिव्यक्ति है, यह कथन किसका है? तो क्रॉच, स्वीट, ईपेई या कामता प्रसाद गुरु। तो ये स्वीट महोदय का कथन है। अगला देखेंगे। निम्न में से कौन सा शब्द योग रूढ़ है? तो विद्यार्थी, कमल, त्रिमूर्ति या पंकज। तो योग रूढ़ शब्द इसमें कौन सा है? पंकज है। ठीक है, अगला देख लेंगे। मन के भाव को दर्शाने वाले वाक्यों में कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो विस्मयादिबोधक, पूर्ण विराम, अर्धविराम, योजक। तो इसमें विस्मयादिबोधक सही हो जाएगा। भाषा से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में, किस भाग में उल्लिखित है? भाग 18, 20, 17 या 15। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? 17 सही हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा एक भाषा के रूप में हिंदी सिखाने का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो व्याकरण के नियमों को बताना, शब्दकोश का विकास करना, प्रभावशाली संचार कौशल विकसित करना, साहित्यिक विश्लेषण पर ध्यान देना। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? प्रभावी संचार कौशल विकसित करना। अगला देख लेंगे। कौन सा शिक्षण सूत्र नई अवधारणाओं को प्रस्तुत करने के लिए परिचित अवधारणाओं या एवं उदाहरणों के उपयोग पर बल देता है? तो मूर्त से अमूर्त की ओर, सरल से जटिल की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक है, तो परिचित उदाहरणों से, परिचित अवधारणाओं एवं उदाहरणों के प्रयोग पर बल कौन सा देता है? ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक है, अगला देख लेंगे।
हिंदी शिक्षण का कौन सा सिद्धांत छात्रों के सुलेख या श्रुतिलेख के अभ्यास पर बल देता है? बोलने और लिखने की अनुरूपता का सिद्धांत, व्यक्तिक भिन्नताओं का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत। तो इसमें हमारा ए सही हो जाएगा। अगला देख लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लक्ष्य और उद्देश्य के संबंध में सत्य है? तो लक्ष्य व्यापक होते हैं जबकि उद्देश्य संकुचित होते हैं। लक्ष्य तथ्यों पर आधारित होते हैं जबकि उद्देश्य कल्पनाओं पर आधारित होते हैं। लक्ष्य अकाल्पनिक होते हैं जबकि उद्देश्य दीर्घकालिक होते हैं। लक्ष्य में व्यवहारिकता होती है जबकि उद्देश्य आदर्शवादी होते हैं। तो इसका क्या सही हो जाएगा? लक्ष्य व्यापक होते हैं जबकि उद्देश्य संकुचित होते हैं। इसका ए सही हो जाएगा। विशिष्ट उद्देश्य से संबंधित होते हैं। तो किससे होते हैं? विषय से, प्रकरण से, छात्रों से या अध्यापकों से। तो विशिष्ट उद्देश्य किससे संबंधित होते हैं? प्रकरण से संबंधित होते हैं। ठीक है। अगला देखेंगे, किस विधि से छात्र स्वयं निरीक्षण चिंतन करते हुए नियम निकालते हैं? तो निगमन विधि, आगमन विधि, भाषा संसर्ग विधि या समवाय विधि। तो आगमन विधि इसका सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी विधि हिंदी शिक्षण में संबंधित नहीं है? तो प्रत्यक्ष विधि, पाठ्यपुस्तक विधि, मौन पठन विधि, हिंदी व्याकरण अनुवाद विधि। तो इसका पाठ्यपुस्तक विधि और मौन पठन विधि में कन्फ्यूजन है। इसमें कौन सा सही होगा? तो मौन पठन तो हिंदी शिक्षण की विधि होती है जो गद्य शिक्षण की होती है। तो हमारा इसमें पाठ्यपुस्तक विधि सही होगा। देख लें, अगर आप ज़रूर इस पर कमेंट करें। अगला देखेंगे, अगला हमारा हिंदी शिक्षण की ढांचात्मक प्रणाली में संरचनाओं के चयन का सिद्धांत कौन सा नहीं है? तो उपयोगिता, शिक्षण योग्यता, उत्पादकता, कठिनता। तो इसका कैसे हो जाएगा? शिक्षण योग्यता सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, पद्य शिक्षण की किस विधि में संपूर्ण कविता को खंडों में विभाजित कर प्रश्नों के माध्यम से पढ़ाया जाता है? तो शब्दार्थ कथन विधि, खंडवाय विधि, व्याख्या विधि या समीक्षा विधि। तो इसका खंडवाय विधि सही हो जाएगा। ठीक है। अगला देखेंगे, पाठ्यपुस्तक के विषय सामग्री होनी चाहिए। पाठ्यपुस्तक की विषय सामग्री होनी चाहिए वास्तविक जीवन से संबंधित, बालक की मानसिक योग्यताओं के अनुरूप, बालकों की रुचि के अनुरूप या उपरोक्त दोनों। तो फ्रेंड्स, इसमें उपरोक्त दोनों दिया है, ये नहीं होगा, क्योंकि पाठ्यपुस्तक की विषय सामग्री किससे होनी चाहिए? बालक वास्तविक जीवन से संबंधित होनी चाहिए। पाठ्यपुस्तक की विषय सामग्री कैसी होनी चाहिए? बालक के जीवन से संबंधित होनी चाहिए। इसका हमारा ए सही होगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी की पाठ्यपुस्तकों के महत्व को नहीं दर्शाता है? तो शिक्षक के लिए पथ प्रदर्शक, मंदबुद्धि बालकों के लिए उपयोगी, रटने के लिए प्रोत्साहित करना, गृह कार्य का आधार। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? हिंदी की पाठ्यपुस्तक महत्व नहीं है तो रटने को प्रोत्साहित करना। ठीक है। अगला देख लेंगे, हिंदी पाठ्यपुस्तकों में बोधगम्य प्रश्नों को शामिल किया जाता है। तो छात्रों की स्मृति का निरीक्षण करने के लिए, छात्रों की आलोचनात्मक चिंतन का आकलन करने के लिए, पुस्तकों का लंबा करने के लिए, अभ्यास के लिए अतिरिक्त अवसर प्रदान करने के लिए। तो इसमें क्या सही होगा? छात्रों के आलोचनात्मक चिंतन का आकलन करने के लिए। अगला देखेंगे फ्रेंड्स, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, पाठ्य योजना निर्माण का सर्वप्रथम कौन सा चरण होता है? शिक्षण सामग्री का चयन करना, सीखने के उद्देश्यों की पहचान करना, शिक्षण विधियों का चयन करना या छात्र की समझ का आकलन करना। तो सबसे पहले हम छात्र की समझ का आकलन करेंगे, किसमें? प्रस्तावना प्रश्नों के माध्यम से, कि छात्रों को कितनी समझ है और उन्हें क्या पढ़ाना चाहिए। तो हमारा मतलब पाठ्य योजना निर्माण का सबसे प्रथम उद्देश्य यही होता है कि छात्रों की समझ का आकलन करें। चलिए फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए फ्रेंड्स, ये पेडागॉजी ऑफ हिंदी का एनालिसिस आ गया है। इसके बाद अन्य सब्जेक्टों का धीरे धीरे आएगा। चलिए फ्रेंड्स, देरी ना करते हुए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।